नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। लोकसभा में पेश हुआ दिल्ली सरकार से जुड़ा संशोधन विधेयक। उपराज्यपाल की बढ़ी ताकत, एलजी करेंगे अधिकारियों की नियुक्ति। संसद से पारित हुआ जैविक विविधता संशोधन विधेयक। आयुष चिकित्सकों को मिलेगा लाभ, पेटेंट की प्रक्रिया होगी आसान। ओपन एआई ने किया वर्ल्ड कॉइन लॉन्च। कोई भी व्यक्ति डिजिटल अर्थव्यवस्था में हो सकता है शामिल। भविष्य में होगी आर्थिक अवसरों में वृद्धि। वैश्विक स्तर पर पहली बार दर्ज हुई प्लास्टिक ओवरशूट की घटना। 52% प्लास्टिक कचरे के कुप्रबंधन के लिए 12 देश जिम्मेदार। सूची में भारत का नाम भी शामिल। और देश में बाघों की आबादी में 24% का इजाफा। मध्य प्रदेश ने फिर मारी बाजी, जिम कॉर्बेट भी रहा अव्वल। आइए अब खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। हाल ही में लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया। ये विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करता है। इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे। ये प्राधिकरण एलजी यानी उपराज्यपाल के समक्ष प्रदेश में अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से संबंधित मामलों में अपना सुझाव देगा। ये विधेयक एलजी को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने सहित कई मामलों पर स्वविवेक के अनुसार फैसले लेने का अधिकार देता है। आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार ऑफिसर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित अध्यादेश लेकर आई थी। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश और लोकसभा में पेश हुए बिल में कई अंतर हैं। अध्यादेश में कहा गया था कि संसद या दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित कानून के तहत आयोग, वैधानिक निकाय और अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। लेकिन बिल में बदलाव कर कहा गया है कि संसद के कानून के तहत राष्ट्रपति को शक्ति होगी, जबकि दिल्ली विधानसभा कानून के तहत नियुक्ति की शक्ति एलजी के पास होगी। अध्यादेश में इस बात का जिक्र किया गया कि सिविल सेवा प्राधिकरण केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, लेकिन बिल में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा अध्यादेश में किसी भी प्रशासनिक महत्व के मसले को जिसे राष्ट्रपति या दिल्ली के मुख्यमंत्री आवश्यक समझे, उससे संबंधित आदेश जारी करने से पहले एलजी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान था। अब बिल में राष्ट्रपति की जगह केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री ही एलजी के समक्ष अपनी बात रखेंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों अधिकारियों के तबादले के मुद्दे को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने खड़ी थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला आया। कोर्ट ने ऑफिसर्स की पोस्टिंग और ट्रांसफर की कमान दिल्ली सरकार को सौंपी थी। लेकिन इस लड़ाई में नया मोड़ तब देखने को मिला जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ दिनों के बाद ही केंद्र सरकार नया अध्यादेश लेकर सामने आई। उसी अध्यादेश को अब बिल के तौर पर लोकसभा में पेश किया गया है। हाल ही में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2023 लोकसभा से पारित हो गया। ये विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करता है। प्रस्तावित बिल में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित कई संशोधन प्रावधान शामिल किए गए हैं। बिल के अनुसार प्रत्येक राज्य में मुख्य रजिस्ट्रार और स्थानीय क्षेत्रों के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा बिल में रजिस्ट्रार जनरल का नाम बदलकर भारत का रजिस्ट्रार जनरल करने का प्रस्ताव किया गया है। रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत जन्म और मृत्यु डेटा को राष्ट्रीय डेटाबेस में साझा किया जाएगा। संशोधन विधेयक के मुताबिक कुछ व्यक्तियों को जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को सौंपनी होगी। उदाहरण के लिए, जिस अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ है उसके प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को जन्म की रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा जन्म के मामलों में बच्चे के माता पिता का आधार नंबर भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग कई क्षेत्रों में अनिवार्य होगा। इसमें किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना, सरकारी पद पर नियुक्ति जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रस्तावित बिल में कहा गया है कि अस्पतालों को मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृत्यु के कारण के संबंध में एक प्रमाण पत्र देना होगा। इस प्रमाण पत्र की एक प्रति मृतक के निकटतम रिश्तेदार को दी जाएगी और अगर मृत्यु किसी अन्य स्थान पर होती है तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की देखभाल करने वाले चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार की किसी कार्रवाई या आदेश से संतुष्ट न हो
तो वो जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार के पास अपील दायर कर सकता है। आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ही अपील दायर करने का प्रावधान दिया गया है। साथ ही जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार को अपील की तारीख से 90 दिनों के भीतर अपना निर्णय देना होगा। हाल ही में संसद के दोनों सदनों से सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया। ये विधेयक सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करता है। बिल में फिल्मों के लिए नई आयु श्रेणियों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत यूए श्रेणी में 3 उप श्रेणियां यानी यूए 7+, यूए 13+ और यूए 16+ शामिल की गई हैं। नए विधेयक के अनुसार सीबीएफसी यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्मों को जारी होने वाले प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैध रहेंगे। हालांकि मौजूदा समय में इसकी वैधता 10 वर्षों के लिए है। टेलीविजन या फिर अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ए श्रेणी और एस श्रेणी की फिल्मों के प्रदर्शन के लिए अलग प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। ये प्रमाण पत्र भी सीबीएफसी द्वारा जारी किए जाएंगे। इसके अलावा बोर्ड आवेदक को अलग प्रमाण पत्र के लिए फिल्मों में संशोधन करने का भी निर्देश दे सकता है। इस अधिनियम में फिल्म पायरेसी की समस्या का निपटारा किया गया है। विधेयक के तहत सिनेमा थिएटर में प्रदर्शित होने वाली किसी भी फिल्म को ऑडियो विजुअल उपकरणों का उपयोग करके रिकॉर्ड करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिल्म की पायरेटेड प्रतियां बनाने वालों के लिए 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। साथ ही फिल्म की उत्पादन लागत के 5% तक जुर्माने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। आपको बता दें कि श्रेणी यू के अंतर्गत ऐसी फिल्में आती हैं जिन्हें बच्चे केवल अपने माता पिता के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा यूथ कैटेगरी में आने वाली फिल्मों का हर उम्र के लोग आनंद ले सकते हैं। साथ ही श्रेणी ए में अडल्ट फिल्में शामिल होती हैं जिन्हें केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ही देख सकते हैं, जबकि वहीं विशिष्ट दर्शकों जैसे कि इंजीनियर या डॉक्टर आदि के लिए बनाई गई फिल्मों को कैटेगरी एस में शामिल किया जाता है। हाल ही में जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 संसद से पारित हो गया। विधेयक का उद्देश्य वर्तमान की जरूरतों को ध्यान में रखकर जैव विविधता को संरक्षित करना है। यह विधेयक जैविक विविधता अधिनियम 2002 में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए लाया गया है। 2002 के अधिनियम के अनुसार भारतीय चिकित्सा प्रणाली और अन्य शोधकर्ताओं को अनुसंधान के लिए जैव विविधता प्राधिकरण से पूर्वानुमति लेनी होती थी, लेकिन वर्तमान विधेयक के तहत पंजीकृत आयुष चिकित्सकों को शोध के लिए पूर्वानुमति में छूट दी गई है। इसके साथ ही विधेयक में अनुसंधान और पेटेंट की प्रक्रिया को आसान करने की बात कही गई है ताकि अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन मिल सके। विधेयक में अनुसंधान के लिए विदेशी निवेश को भी आकर्षित करने का प्रस्ताव है, लेकिन इसे अनुसंधान में शामिल भारतीय कंपनियों के माध्यम से करने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के अनुसार चिकित्सकों को उन लोगों के साथ मौद्रिक या गैर मौद्रिक लाभ साझा करना पड़ता था जो जैव विविधता का संरक्षण करते थे, लेकिन विधेयक में चिकित्सकों को लाभ साझा करने से छूट दी गई है। साथ ही अगर जैव विविधता संबंधी किसी भी कानून का उल्लंघन किया जाता था तो अधिनियम के तहत उसे गैर जमानती अपराध माना जाता था, मगर विधेयक में इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। हाल ही में लोकसभा में IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया है। प्रस्तावित विधेयक राष्ट्रपति को IIM के विजिटर के रूप में नामित करता है। यह विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करता है। गौरतलब है कि IIM एक्ट 2017 के तहत IIM के निदेशक की नियुक्ति एक सर्च कम सिलेक्शन समिति के आधार पर गवर्नेंस बोर्ड द्वारा की जाती है, जबकि प्रस्तावित विधेयक में नियुक्ति के पहले विजिटर की पूर्व मंजूरी को आवश्यक बनाया गया है। जहां 2017 अधिनियम के तहत समिति में 3 सदस्य थे, वहीं अब इन्हें घटाकर 2 कर दिया गया है। इसके अलावा समन्वय मंच का अध्यक्ष सर्च कम सिलेक्शन समिति के द्वारा नामित किया जाता था, जिसे अब विजिटर के द्वारा नामित किए जाने का प्रावधान किया गया है। 2017 के अधिनियम के तहत बोर्ड के द्वारा निदेशक को हटाया जा सकता था, लेकिन अब विधेयक में किसी भी निदेशक को हटाने से पहले बोर्ड को विजिटर की पूर्व मंजूरी का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाती है, लेकिन विधेयक के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष को विजिटर के द्वारा नामित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नियमों के मुताबिक कार्य नहीं करता है तो इसकी जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इसके निष्कर्ष के आधार पर बोर्ड उस पर कार्रवाई करता है, जबकि विधेयक जांच के लिए विजिटर को शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए विजिटर किसी अन्य व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है। गौरतलब है कि विजिटर द्वारा दिए गए निर्देश संस्थान पर बाध्यकारी होते हैं। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी संस्थान के बोर्ड को निलंबित करने के लिए शर्तें और प्रक्रिया केंद्र सरकार निर्धारित कर सकती है। साथ ही अगर किसी बोर्ड को भंग कर दिया जाता है
तो केंद्र सरकार नए बोर्ड के गठन तक अंतरिम बोर्ड का गठन करेगी। 2017 के अधिनियम के मुताबिक मौजूदा संस्थान अगर आईआईएम में परिवर्तित हो जाता है तो संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी को दी जाने वाली सुविधाएं समान रहेंगी, जबकि विधेयक ऐसे सभी प्रावधानों को इससे बाहर रखता है। ये विधेयक मुंबई के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को आईआईएम मुंबई के रूप में वर्गीकृत करता है। हाल ही में जन विश्वास विधेयक संसद से पारित हो गया। ये विधेयक कृषि, पर्यावरण और मीडिया सहित कई क्षेत्रों में 42 कानूनों में संशोधन करता है। संशोधित किए जाने वाले कानूनों में भारतीय डाकघर अधिनियम 1898, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आदि शामिल हैं। इस विधेयक में आईटी एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से धारा 66A को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें संचार सेवा के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश या गलत जानकारी भेजने के लिए सजा का प्रावधान है। साथ ही आईटी एक्ट 2000 की धारा 72 में गोपनीयता और निजता के उल्लंघन के लिए विधेयक में सिर्फ 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि वर्तमान में इस अपराध के लिए 2 साल तक की कैद के अलावा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। पारित किए गए विधेयक में न्याय निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान है। इन अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। ये अधिकारी संबंधित अधिनियमों के उल्लंघन की जांच कर सकते हैं। इन अधिनियमों में कृषि उपज ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937 और सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 शामिल है। साथ ही विधेयक में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अधिकारी द्वारा पारित आदेशों से असहमत हो तो वो अपीलीय तंत्र के समक्ष अपनी बात रख सकता है। उदाहरण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निर्णायक अधिकारी के आदेशों के खिलाफ 60 दिनों के भीतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अपील दायर की जा सकती है। हाल ही में लोकसभा में संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया है। प्रस्तावित विधेयक 1989 के संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश में संशोधन करता है। इसमें जम्मू और कश्मीर के 4 समुदायों यानी गड्डा ब्राह्मण, कोल, पद्दारी जनजाति और पहाड़ी जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। दरअसल वर्तमान में जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल प्रमुख जनजातीय समुदाय हैं। इसलिए दोनों समुदाय अपने कोटे में हिस्सेदारी कम होने की आशंका को लेकर विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये किसी एकल जातीय समूह का गठन नहीं करती हैं, बल्कि ये विभिन्न जातियों और धर्मों से मिलकर बने हैं और जो अपनी एक अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी साल 2014 में इन समुदायों को कोटा प्रदान करने के लिए विधेयक लाया गया था, जिस पर तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने अपनी सहमति नहीं दी थी। हालांकि साल 2019 में इन्हें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 4% आरक्षण दिया गया था। आपको बता दें कि ये पहाड़ी जनजातियां हिंदू, मुस्लिम और सिख आदि धर्मों को मानती हैं। इनमें कथित ऊंची जाति के उन हिंदुओं को भी शामिल किया गया है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हुए थे। साथ ही इसमें कश्मीरी मूल के लोग भी शामिल हैं। पहाड़ी समुदाय किश्तवाड़ जिले के पद्दार इलाके में निवास करते हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार पद्दारियों की कुल आबादी में 83.6% हिंदू, 9.5% बौद्ध और 6.8% मुस्लिम शामिल थे। इनमें उन लोगों को भी शामिल किया गया था जो किसी और क्षेत्र से आकर इस क्षेत्र में बसे हैं और पद्दारी भाषा बोलते हैं। वहीं गड्डा ब्राह्मण गद्दी की एक शाखा है और कोल सिप्पियों की एक उपजाति है। ये दोनों समुदाय काफी छोटे होने के साथ ही पहले से अनुसूचित जातियों में शामिल हैं। हाल ही में ओपन एआई के सैम अल्टमैन ने वर्ल्ड कॉइन लॉन्च किया है। खबरों की माने तो इससे आर्थिक अवसरों में भी काफी वृद्धि हो सकती है। दरअसल वर्ल्ड कॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने हिस्सेदारी का दावा करके डिजिटल अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकता है। इसके प्रयोग के लिए ऑर्ब डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड कॉइन स्वयंसेवक या ऑर्ब ऑपरेटर किसी व्यक्ति का डेटा इकट्ठा करने के लिए उसकी आंखों के आइरिस को स्कैन करता है। इसके बाद उसे वर्ल्ड ऐप के माध्यम से वर्ल्ड आईडी प्रदान की जाती है। ये वर्ल्ड आईडी एक प्रकार का डिजिटल पासपोर्ट होता है जो इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों में अंतर बनाए रखता है। आईडी प्राप्त होने के बाद व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी एकत्र कर सकता है, साथ ही इसका लेन देन भी कर सकता है। इस प्रक्रिया को प्रूफ ऑफ पर्सनहुड कहते हैं। ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि एक ही व्यक्ति खुद को कई बार साइन अप ना करे। कंपनी का कहना है कि उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जीरो नॉलेज प्रूफ्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये एक क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है और इसमें दोनों पक्षों को आवश्यक जानकारी के अलावा किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी का लेन देन नहीं करना होता है।
कंपनी के मुताबिक वो यूरोप के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का पूरी तरह पालन करती है। इन्हें दुनिया के सबसे सख्त नियमों में से एक माना जाता है। इसमें आइरिस कोड बनने के बाद एकत्रित बायोमेट्रिक्स को हटा दिया जाता है। साथ ही ये डेटा पूरी तरह से एन्क्रिप्ट है। एन्क्रिप्ट डेटा को कोड के जरिए प्रोटेक्ट किया जाता है। इसकी पहुंच केवल उसी व्यक्ति तक होती है जिसके पास इसका पासवर्ड होता है। आवश्यक होने पर वर्ल्ड कॉइन डाटा को बैंक और सरकार के साथ साझा किया जा सकता है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में वर्ल्ड कॉइन का बीटा संस्करण पेश किया गया था। हाल ही में भारत की सर्टेन यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने अकीरा रैंसमवेयर से जुड़ी चेतावनी जारी की है। सर्टेन ने भारतीय यूजर्स से अकीरा से सतर्क रहने को कहा है। दरअसल बीते दिनों अमेरिका में ऐसे मामलों की संख्या में काफी वृद्धि देखने को मिली थी, जिनमें रैंसमवेयर के पीछे कार्यरत समूह के द्वारा पीड़ितों के डेटा की चोरी की जा रही थी। इसके बाद उनसे फिरौती की मांग हो रही थी। आपको बता दें कि अकीरा रैंसमवेयर एक इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस है। इसे डेटा को एन्क्रिप्ट करने, रैंसमवेयर नोट बनाने और प्रभावित उपकरणों पर विंडोज शैडो वॉल्यूम प्रतियों को डिलीट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सभी एन्क्रिप्टेड फाइलों के फाइल नाम को अकीरा एक्सटेंशन के साथ संशोधित करता है। यही वजह है कि इसे अकीरा रैंसमवेयर नाम दिया गया है। दरअसल ये वायरस विंडोज और लाइनक्स दोनों प्रकार की डिवाइस को टारगेट करके डेटा की चोरी करके एन्क्रिप्ट करता है। इसमें एक बार जब रैंसमवेयर किसी डिवाइस का डेटा चुरा लेता है तो रैंसमवेयर समूह के लोगों द्वारा पीड़ितों से फिरौती की मांग की जाती है। मांग पूरी न होने पर पीड़ित की व्यक्तिगत जानकारी को डार्क वेब ब्लॉग पर अपलोड किए जाने की धमकी दी जाती है। यह आमतौर पर स्पीयर फिशिंग ईमेल के माध्यम से फैलता है। आपको बता दें कि स्पीयर फिशिंग ईमेल ऐसे मेल होते हैं जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या संगठन के सेंसिटिव डेटा को चुराने के लिए किया जाता है। इसमें ईमेल में कुछ विशेष प्रकार के वेब लिंक दिए होते हैं और जिन पर क्लिक करते ही एक कोड डाउनलोड होता है और डेटा लीक हो जाता है। हाल ही में IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान और जापान के निगाटा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक खोज की है। इन्होंने हिमालय के खनिज भंडार में मौजूद संरक्षित जल की बूंदें प्राप्त की हैं। इन बूंदों को करीब 6000 मिलियन साल पुराना बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जल की ये बूंदें प्राचीन पैलियो महासागर की अवशेष हो सकती हैं। इससे पृथ्वी के अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। IISc की माने तो वैज्ञानिकों ने पश्चिमी कुमाऊं हिमालय के एक बड़े हिस्से में अमृतपुर से मिलम ग्लेशियर तक और देहरादून से गंगोत्री ग्लेशियर क्षेत्र तक इन खनिज भंडारों की खोज की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 500 से 700 मिलियन वर्ष पूर्व तक पृथ्वी एक लंबी अवधि तक बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई थी, जिसे स्नोबॉल अर्थ ग्लेशियर्स कहा जाता है। ये घटना पृथ्वी के इतिहास में प्रमुख हिमनदी घटनाओं में से एक है। इस हिमनदी के बाद दूसरी महान ऑक्सीजनेशन की घटना हुई। इसके बाद से ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होने लगी और यहां से पृथ्वी पर जीवन का विकास शुरू हुआ। हालांकि पर्याप्त जीवाश्मों के उपलब्ध न होने के कारण इन घटनाओं के बीच सटीक संबंधों का पता लगाया जाना मुश्किल है। इसके अलावा इस खोज के परिणाम में यह भी कहा गया है कि ग्लेशियर्स या हिमाच्छादन के समय तलछटी घाटियां एक लंबे समय के लिए कैल्शियम से वंचित थी। शोधकर्ताओं के मुताबिक जल की बूंद की खोज के रूप में उन्हें पैलियो महासागरों के लिए टाइम कैप्सूल मिला है। उनके अनुसार उन्हें इस बात की अभी भी पर्याप्त जानकारी नहीं है कि पहले और वर्तमान के महासागरों में किस प्रकार भिन्नता है, साथ ही उनकी रासायनिक संरचना में क्या अंतर है। इसलिए माना जा रहा है कि यह खोज इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने में मददगार साबित हो सकती है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र में धातु से निर्मित एक वस्तु के मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि अध्ययन के बाद खुलासा हुआ कि एक रॉकेट का मलबा था। शोध के बाद उसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के रॉकेट का मलबा बताया गया। इसरो के एक अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि संभवतः ये PSLV रॉकेट का एक अधजला हिस्सा है। इस रॉकेट के माध्यम से 2 महीने पहले IRNSS समूह के लिए एक नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह को दक्षिण दिशा में प्रक्षेपित किया गया था। संभव है कि वायुमंडल में वापस गिरते समय रॉकेट का एक हिस्सा पूरी तरह न जला हो और समुद्र में गिर गया हो। यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की घटना हुई हो। इससे पहले भी कई देशों का अंतरिक्ष मलबा दूसरे देश की सीमा में पाया गया है। इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाह्य अंतरिक्ष संधि बनाई गई है। साल 1967 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष की खोज में देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। भारत इस संधि का समर्थन करता है। इस संधि के आर्टिकल 7 में बताया गया है कि जिस देश का मलबा किसी अन्य देश में गिरेगा
वो देश मलबे के कारण हुई हानि का जिम्मेदार होगा। आपको बताते चलें कि इसरो ने अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं के साथ टकराव से बचने के लिए वर्ष 2022 में नेत्र परियोजना लॉन्च की। ये भारतीय उपग्रहों के लिए मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने हेतु अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। हाल ही में ईए यानी अर्थ एक्शन द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण पर एक रिपोर्ट साझा की गई है। इसमें प्लास्टिक प्रदूषण से उत्पन्न हुए कचरे के प्रबंधन का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में 12 देशों के नाम की सूची जारी की गई, जो विश्व में करीब 52% प्लास्टिक कचरे के कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसमें भारत समेत चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रूस, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा बीते दिनों वैश्विक स्तर पर पहली बार प्लास्टिक ओवरशूट की घटना दर्ज की गई। आपको बता दें कि जब विश्व की अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता से ज्यादा प्लास्टिक कचरे की मात्रा बढ़ जाती है तो इस परिस्थिति को प्लास्टिक ओवरशूट माना जाता है। ईए की 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट में प्लास्टिक प्रदूषण से जुड़े कई तथ्य उजागर किए गए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2023 में वैश्विक स्तर पर लगभग 159 मिलियन टन सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन हो सकता है। इनमें से करीब 43% प्लास्टिक प्रदूषण का कारण बनेंगे। साथ ही मौजूदा हालात को देखते हुए अनुमान लगाया गया है कि साल 2040 तक वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में 3 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। आगे रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत की बात भी सामने रखी गई है। इसके मुताबिक दुनिया में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की सबसे अधिक खपत आइसलैंड में होती है। यहां प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत करीब 128.9 किलोग्राम है। वहीं भारत की बात करें तो यहां प्रति व्यक्ति 5.3 किलोग्राम प्लास्टिक की वार्षिक खपत है, जबकि वैश्विक औसत खपत करीब 20.9 किलोग्राम है। गौरतलब है कि भारत में प्लास्टिक ओवरशूट की घटना 6 जनवरी 2023 को दर्ज की गई थी। प्लास्टिक ओवरशूट दिवस देश के कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक के आधार पर निर्धारित किया गया। हालांकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट द प्लास्टिक लाइफ साइकिल के अनुसार भारत अपने 12.3% प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण करता है। साथ ही करीब 20% प्लास्टिक कचरे को जला दिया जाता है। भारत के पास सालाना 14.2 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे को संसाधित करने की संचयी क्षमता है। इसमें रिसाइकलिंग और भस्मीकरण शामिल है। हाल ही में नेचर द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में मीठे पानी की झीलों में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक प्रदूषण की मौजूदगी बताई गई है। अध्ययन में कोरल रीफ में भी प्लास्टिक के शामिल होने की बात कही गई है। प्रवाल भित्तियों में प्लास्टिक जमाव का कारण मछली पकड़ने के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को माना जा रहा है। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को स्थित कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेज के कुछ विशेषज्ञों ने भी अपने शोध में कोरल इकोसिस्टम में मैक्रोप्लास्टिक्स होने की बात कही है। इस रिसर्च में लगभग 25 स्थानों पर 84 वैश्विक चट्टानों के क्षेत्र को शामिल किया गया। शोध में प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के बेसिन क्षेत्र शामिल थे। अध्ययन में 84 में से 77 स्थानों पर मलबा पाया गया। यहां प्राप्त हुए मलबे में करीब 88% हिस्से में मैक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रों में मछली पकड़ने के जहाजों को प्लास्टिक के मुख्य स्रोत के रूप में पहचाना गया है। दूसरी तरफ इटली स्थित बिकोका विश्वविद्यालय ने भी जलाशयों पर अध्ययन रिपोर्ट साझा की है। इस रिसर्च में मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में केंद्रित 23 देशों में 38 झीलों और जलाशयों के सतही जल का नमूना लिया गया। यूनिवर्सिटी ने अपने शोध में बताया कि लिए गए सभी सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी मिली है। साथ ही ये भी कहा गया है कि मुख्यतः 2 प्रकार की झीलें प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति संवेदनशील है। इनमें घनी आबादी वाले और शहरीकृत क्षेत्रों में मौजूद झीलें एवं जलाशय भी शामिल हैं। बीते 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 रिपोर्ट साझा की गई। इसे केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार 2018 के बरस 2022 में बाघों की तादाद में 24% का इजाफा हुआ है। सरकार के मुताबिक अनुमानित बाघों की संख्या 3682 हो गई है, जबकि 2018 में देश में बाघों की तादाद 2967 थी। इस तरह से बाघों की आबादी में प्रतिवर्ष 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। रिपोर्ट का दावा है कि देश में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं। वहीं 563 बाघों के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड ने सूची में तीसरा स्थान हासिल किया है। इस प्रदेश में बाघों की आबादी 560 है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बाघों की संख्या में गिरावट भी दर्ज की गई है। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड आदि शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश ने लगभग 70% बाघ खो दिए। वहीं ओडिशा में बाघों की संख्या
28 से घटकर 20 हो गई है। इसके अलावा मौजूदा समय में झारखंड में केवल 1 बाघ की उपस्थिति दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक नागालैंड और मिजोरम में अब कोई बाघ नहीं है। हालांकि रिपोर्ट का दावा है कि वर्तमान समय में दुनिया की लगभग 75% जंगली बाघों की आबादी भारत में निवास करती है। वहीं अगर टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो सबसे अधिक 260 बाघ जिम कॉर्बेट में पाए गए हैं। इसके बाद कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में लगभग 150 बाघ मौजूद हैं। कर्नाटक के ही नागरहोल टाइगर रिजर्व में 141 बाघों की संख्या दर्ज की गई है। गौरतलब है कि सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। देश में हर 4 साल में बाघों की गणना की जाती है। राष्ट्रीय बाघ गणना एनटीसीए यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा राज्य वन विभागों, संरक्षण गैर सरकारी संगठनों और भारतीय वन्यजीव संस्थानों के साथ साझेदारी में की जाती है। हाल ही में आईपीसीसी यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का नया अध्यक्ष चुना गया। लंदन के प्रोफेसर जेम्स की नए आईपीसीसी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। संगठन की चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही 7वें सत्र की शुरुआत भी की गई। आपको बता दें कि वैज्ञानिक और कूटनीतिक कौशल रखने वाले व्यक्ति ही आईपीसीसी अध्यक्ष के तौर पर चुने जाते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल आमतौर पर 5 साल से लेकर 7 साल तक का होता है। साथ ही अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि आईपीसीसी के मूल्यांकन चक्र की समय सीमा पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा एक व्यक्ति केवल 2 बार ही अध्यक्ष का पद हासिल कर सकता है। अब तक इस पद पर पहुंचने वाले आर.के. पचौरी एकमात्र भारतीय हैं। उन्होंने 2002 और 2015 के बीच आईपीसीसी के 4थे और 5वें मूल्यांकन चक्र का नेतृत्व किया था। चक्र में आईपीसीसी द्वारा विशिष्ट विषयों पर अध्ययन के बाद रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। इसमें सरकारों को उनके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और निष्कासन का अनुमान लगाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। अब तक इस संगठन में 6 मूल्यांकन चक्रों का आयोजन किया जा चुका है। बताते चलें कि आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। इसकी स्थापना साल 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई थी। ये संस्थान मुख्यतः जलवायु परिवर्तन की स्थिति का आकलन कर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है। तो आइए खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। करंट न्यूज बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न है, वर्ल्ड आईडी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने कथन है, यह एक प्रकार का डिजिटल पासपोर्ट है। इसे प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी एकत्र कर सकता है। यह व्यक्ति को बिना वीजा के किसी भी देश में घूमने का अधिकार प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड बैंक ने प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में 15 देशों को विश्व के 52% प्लास्टिक कचरे के कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार माना गया है। 15 देशों की सूची में भारत का नाम शामिल नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय बाघ हनुमान 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 से बढ़कर 4056 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की लगभग 80% बाघों की आबादी भारत में निवास करती है। बाघों की आबादी में प्रतिवर्ष 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, आईपीसीसी यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। वर्तमान में आईपीसीसी के अध्यक्ष भारतीय मूल के आर.के. पचौरी हैं। कोई व्यक्ति 4 बार आईपीसीसी का अध्यक्ष बन सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, नेत्र परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना भारतीय सेना के लिए खतरों का पता लगाने हेतु एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। साल 2022 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। यह परियोजना DRDO द्वारा लॉन्च की गई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtieyes.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश अभियान को शुरू करने की बात कही। शहीद वीर पुरुषों और महिलाओं के सम्मान के लिए इस अभियान को शुरू किया जाएगा। इसके तहत अमर शहीदों की याद में ग्राम पंचायतों में शिलालेख का निर्माण और अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत देश के कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी और पौधों को दिल्ली पहुंचाया जाएगा और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक होगी। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने किया। इसमें 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें महिलाओं की शिक्षा, उद्यमिता और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने जैसे विषयों को शामिल किया गया है। साथ ही पहली बार G20 एम्पावर वेबसाइट पर 9 देशों की 73 प्रेरणादायक कहानियों को शामिल किया गया है। सम्मेलन में 51वें नागरिक सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक महिला सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्रसारित करना है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सुरक्षित शहर परियोजना को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार द्वारा यह परियोजना महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसमें कुल 8 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई को शामिल किया गया है। यह योजना पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित है। परियोजना के तहत महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के हॉटस्पॉट की पहचान की जाएगी। साथ ही इसमें जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न घटकों को शामिल किया जाएगा, जो महिलाओं की सुरक्षा को संभव बनाएंगे। हाल ही में नासा ने आधिकारिक तौर पर अपने नासा प्लस नामक स्ट्रीमिंग सेवा को शुरू करने की घोषणा की है। इस साल के अंत तक यह योजना शुरू की जाएगी। यह मंच भविष्य में होने वाली लॉन्चिंग की लाइव कवरेज और अंतरिक्ष से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर आधारित होगा। इसके साथ ही स्ट्रीमिंग सेवा नासा की नई वेबसाइट बीटा पर भी उपलब्ध होगी। प्लेटफॉर्म को iOS और एंड्रॉइड दोनों डिवाइस के साथ roku, एप्पल टीवी और फायर टीवी जैसे स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर्स पर नासा ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किया। उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कर्ष लोक और राजनीतिक प्रदर्शन कला महोत्सव से संबंधित है। महोत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। उन्मेष महोत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है। इसमें 15 देशों की 100 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 575 प्रतिभागी भाग लेंगे। वहीं उत्कर्ष उत्सव में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 800 कलाकार लोक और आदिवासी प्रदर्शन कला का प्रदर्शन करेंगे। बीते दिनों अमेरिकी राज्य वॉशिंगटन में लगी जंगल की आग अब कनाडा तक फैल चुकी है। जंगल में लगी इस आग को शुरुआती समय में लोन पाइन क्रीक नाम दिया गया था। हालांकि अब इसका नाम बदलकर ईगल ब्लफ कर दिया गया है। जंगल में आग लगने की घटना के पीछे कई कारण बताए गए हैं, जिनमें असामान्य गर्मी, सूखे क्षेत्र जैसे कारण शामिल हैं। आखिरी बार इस तरह की आग की घटना उत्तरी अमेरिका के जंगलों में देखी गई थी। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण उपायों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में धूम्रपान दर में कमी आई है। साथ ही धूम्रपान के प्रचलन में भी कमी दर्ज की गई है, जो साल 2007 के 22.8% के मुकाबले 2021 में 17% रह गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में 27% की कमी आई है। भारत के विषय में कहा गया है कि तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी लेवल लगाने के मामले में देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बताते चले कि भारत ने ई सिगरेट की बिक्री पर और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में भारत सरकार ने उपचार की आयुष प्रणालियों के तहत इलाज के उद्देश्य से विदेशी नागरिकों के लिए आयुष AY वीजा की नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की है। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में भारत में मेडिकल ट्रेवल वैल्यू में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। द ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी लुकिंग बियॉन्ड कोविड रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वेलनेस यानी वैश्विक कल्याण से संबंधित अर्थव्यवस्था सालाना 9.9% की दर से बढ़ेगी। हाल ही में सरकार ने अनुबंध संबंधी विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 योजना की शुरुआत की। इस योजना को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इस वर्ष केंद्रीय बजट 2023-24 में इस योजना की घोषणा की गई थी। योजना के तहत 30 सितंबर 2022 तक के विवादों को शामिल किया जाएगा। साथ ही जारी किए गए दिशा निर्देश में बताया गया है कि यह योजना सभी तरह की खरीद पर लागू होगी, जिनमें वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्रालय के हवाले से बताया गया है कि वर्ष 2019 और 2021 के बीच देश भर में 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां लापता हो गई हैं।
सरकार के अनुसार सबसे अधिक करीब 2 लाख महिलाएं मध्य प्रदेश से लापता हुई हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में लड़कियों और महिलाओं के लापता होने की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।